देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें बता देगी कि एज सिर्फ एक नंबर है। कोई कहता है भाई मैं तो अब बुढ़ा हो गया, अब क्या करियर चेंज करूंगा, अब क्या नया शुरू करूंगा। पर मैं तुम्हें एक इंसान के बारे में बताता हूँ जो 52 साल की उम्र में अपना सबसे बड़ा वेंचर शुरू किया। जब उसके दोस्त रिटायर हो रहे थे गोल्फ खेलने के लिए, तब ये इंसान एक नई दुनिया बिल्ड कर रहा था। एक ऐसी दुनिया जो आज हर कंट्री में है, हर गली के कॉर्नर पे है। ये कहानी है रे क्रॉक की, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर की। हाँ, वही मैकडॉनल्ड्स जहां तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो बर्गर खाने, जहां बचपन में हैप्पी मील के लिए रोने लगते थे। पर तुम्हें पता है रे क्रॉक की जर्नी कितनी क्रेजी थी, कितने स्ट्रगल्स थे, कितने रिजेक्शंस फेस किए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो 52 साल का था जब उसने पहला मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज खोला। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हें सिखाएगा कि कभी भी लेट नहीं होता ड्रीम्स परस्यू करने के लिए, कभी भी लेट नहीं होता कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। कहानी शुरू होती है 1902 में। रे क्रॉक पैदा हुआ ओक पार्क, इलिनॉय में एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में। पापा वेस्टर्न यूनियन में काम करते थे, लाइफ सिंपल थी। पर रे बचपन से ही थोड़ा डिफरेंट था। वो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, उसकी इंटरेस्ट थी काम करने में, पैसा कमाने में। जब रे सिर्फ 7 साल का था, उसने अपना पहला लेमनेड स्टैंड खोला। इमेजिन करो, 7 साल का बच्चा बिजनेस कर रहा है। और फिर वो काम करने लगा ग्रॉसरी स्टोर में, अंकल के ड्रग स्टोर में, जहां भी काम मिलता वो करता। 15 साल की एज में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। रे एक्साइटेड था। वो एम्बुलेंस ड्राइवर बनना चाहता था आर्मी में, तो उसने अपनी एज के बारे में झूठ बोला। 16 साल की जगह 17 बताया और एनलिस्ट करना चाहता था। पर वॉर खत्म हो गई बिफोर ही कुड बी डिप्लॉयड। पर ये इंसिडेंट दिखाता है रे का पर्सनालिटी, एडवेंचरस, रिस्क टेकिंग, कुछ करने की चाहत। स्कूल के बाद रे ने कई जॉब्स ट्राई किए। म्यूजिक पैशन था उसका, पियानो बजाता था, तो एक टाइम पे वो नाइट क्लब्स में पियानो बजाता था, पार्टीज में एंटरटेन करता था। पर ये सस्टेनेबल नहीं था, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। और फिर एंटर किया पेपर कप्स का बिजनेस। रे को एक कंपनी में जॉब मिली, लिली ट्यूलिप कप कंपनी। वो पेपर कप्स बेचता था। तुम्हें लगेगा यार पेपर कप्स बोरिंग तो है, पर रे के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी। वो समझता था कि अमेरिका मूव कर रहा है डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स की तरफ। लोग कन्वीनियंस चाहते हैं, तो पेपर कप्स का फ्यूचर ब्राइट था। और रे इसमें एक्सपर्ट बन गया। वो सेल्समैन था, बट नॉट अ टिपिकल सेल्समैन। वो कस्टमर को समझता था, उनकी नीड्स आइडेंटिफाई करता था, सॉल्यूशंस देता था। एक फेमस इंसिडेंट है, रे एक वॉलबीन सोडा फाउंटेन ओनर से बात कर रहा था। उस टाइम पे ग्लास टम्बलर स्टैंडर्ड थे, पर रे ने ओनर को कन्विंस किया कि पेपर कप्स ट्राई करो। ओनर इलेक्टेंट था, एक्सपेंसिव हैं, कस्टमर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर रे ने कहा एक एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या होता है। और क्या हुआ, कस्टमर्स ने एक्चुअली प्रेफर किया पेपर कप्स, क्योंकि वो हाइजेनिक थे, कन्वीनियंट थे। ओनर इंप्रेस हो गया। और फिर रे ने नेक्स्ट मूव किया। वो वॉलग्रीन्स मैनेजमेंट के पास गया और बोला कि एक स्टोर में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। रिजल्ट, सारे वॉलग्रीन स्टोर्स ने पेपर कप्स ऑर्डर किए। ये था रे का अप्रोच, इनोवेटिव थिंकिंग, कस्टमर साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली परसिस्टेंस। रे ने 17 ईयर्स बिताए पेपर कप बिजनेस में। वो कंपनी का बेस्ट सेल्समैन बन गया। उसके अंडर 15 सेल्समैन काम करते थे। फाइनेंशियली स्टेबल था, फैमिली थी, वाइफ एथिल और डॉटर। लाइफ अच्छी चल रही थी। पर फिर रे ने एक और अपॉर्चुनिटी देखी, मल्टी मिक्सर, एक मिल्कशेक मशीन जो एक साथ 6 मिल्कशेक्स बना सकती थी। उस टाइम पे आइसक्रीम पार्लर्स और सोडा फाउंटेन्स बूम कर रहे थे, और ये मशीन रिवोल्यूशनरी थी, फास्ट, एफिशिएंट, पावरफुल। रे को ये मशीन इतनी एक्साइटिंग लगी कि उसने डिसाइड किया मैं ये सेल करूंगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। वो अभी भी लिली ट्यूलिप कप कंपनी का एम्प्लॉय था जब उसने मल्टी मिक्सर कंपनी के साथ डील साइन की। तो कप कंपनी ने क्लेम किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनका है, क्योंकि रे उनका एम्प्लॉय था जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और उन्होंने एक डर्टी डील ऑफर किया कि हम तुम्हें अलाउ करेंगे ये बिजनेस करना, बट वी वांट 60%। 60%! इमेजिन करो, तुम्हारा आइडियन, तुम्हारी मेहनत, पर 60% कमीशन देना पड़ेगा। रे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और यहां से उसने टाइटल दी अपनी ऑटोबायोग्राफी को, ग्राइंडिंग इट आउट। मतलब मेहनत करना, स्ट्रगल करना, लड़ना सिचुएशन से, क्योंकि अब रे को सर्वाइव करना था सिर्फ 40% इनकम पे। ये फेज रे के लिए बहुत टफ था। फाइनेंशियल स्ट्रेस था, हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हुए, डायबिटीज, आर्थराइटिस। पर वो हार नहीं माना, वो ग्राइंड करता रहा। वो मल्टी मिक्सर्स बेचता रहा, सोडा फाउंटेन्स को, रेस्टोरेंट्स को। बुक्स समरी अड्डा के व्यूअर्स में तुमसे कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसी इंस्पायरिंग बुक से पावरफुल लर्निंग्स लाते हैं जो तुम्हारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। और फिर 1954 में एक दिन रे को एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी होती है। कैलिफोर्निया में सैन बर्नार्डिनो सिटी में एक रेस्टोरेंट है, मैकडॉनल्ड्स, जिसने 8 मल्टी मिक्सर्स ऑर्डर किए थे। 8! कोई भी रेस्टोरेंट इतने मिक्सर्स नहीं यूज करता था। रे क्यूरियस हो गया, ये लोग इतने मिल्कशेक्स कैसे बेच रहे हैं। तो रे ने डिसाइड किया पर्सनली जाके देखना है। वो प्लेन पकड़ के कैलिफोर्निया गया, और जब वो मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा, वो शॉक्ड है गया। लंच टाइम था और रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी हुई थी, लॉन्ग लाइन। और जो चीज़ रे को अमेज कर गई वो थी स्पीड। कस्टमर्स ऑर्डर दे रहे थे
और विद इन सेकेंड्स उन्हें फूड मिल रहा था। 15 सेंट में हैमबर्गर, और वो भी फ्रेश, हॉट, टेस्टी। रे अंदर गया किचन देखने, और वहां उसने देखा एक रिवोल्यूशनरी सिस्टम। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स, मैक और डिक मैकडॉनल्ड, उन्होंने एक असेंबली लाइन बनाई थी। हर वर्कर का एक स्पेसिफिक टास्क था। कोई बंस टोस्ट कर रहा है, कोई पैटीज कुक कर रहा है, कोई फ्राइज बना रहा है, कोई असेंबल कर रहा है। एवरीथिंग सिंक्रोनाइज्ड, एवरीथिंग एफिशिएंट। ब्रदर्स ने इसे स्पीडी सर्विस सिस्टम नाम दिया था और ये उस टाइम का एक जीनियस इनोवेशन था। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर देने के बाद 30 मिनट्स वेट करना पड़ता था, पर मैकडॉनल्ड्स में 30 सेकेंड्स। रे टोटली इम्प्रेस था। वो रात भर सो नहीं सका। उसके दिमाग में आइडियाज चल रहे थे और नेक्स्ट डे वो ब्रदर्स के पास गया और बोला, लुक, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ब्रिलियंट है, पर तुम सिर्फ एक रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हो। इमेजिन करो अगर तुम चेन बना लो, अमेरिका भर में मैकडॉनल्ड्स ओपन करो। ब्रदर्स हेजिटेंट थे। वो पहले भी फ्रेंचाइजिंग ट्राई कर चुके थे, पर अनसक्सेसफुली। उन्हें हेडेक्स नहीं चाहिए थे। पर रे परसिस्टेंट था। उसने कन्विंस किया ब्रदर्स को, मैं संभालूंगा फ्रेंचाइजिंग, मैं क्वालिटी मेंटेन करूंगा, मैं एक्सपेंशन करूंगा, तुम बस अपना सिस्टम प्रोवाइड करो। और फाइनली ब्रदर्स अग्री हो गए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, पर कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था, रे कुछ भी चेंज नहीं कर सकता रेस्टोरेंट्स में विदाउट ब्रदर्स अप्रूवल। मेन्यू नहीं बदल सकता, प्रोसेस नहीं बदल सकता। एवरीथिंग स्ट्रिक्टली मैकडॉनल्ड ब्रदर्स का सिस्टम फॉलो करना होगा। रे को ये एक्सेप्टेबल था क्योंकि उसने देखा था कि उनका सिस्टम परफेक्ट था। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था क्वालिटी के साथ। अब यहां से शुरू होती है रे की रियल स्ट्रगल। पहली मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज खोलनी थी, लोकेशन ढूंढनी थी, इन्वेस्टर्स ढूंढने थे, सेटअप करना था। रे अपने गोल्फ क्लब के सारे अमीर रिटायर्ड फ्रेंड्स के पास गया, पिच किया उन्हें, लुक, ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज लो। पर क्या रिस्पॉन्स मिला? रिजेक्शन। उनका एटीट्यूड था, हम रिटायर हो चुके हैं, हम हैमबर्गर क्यों बेचेंगे, ये तो ब्लू कॉलर काम है। ये रे के लिए आई ओपनिंग था। अमीर लोग ऑलरेडी कंफर्टेबल थे, उन्हें मेहनत नहीं करनी थी, उन्हें रिस्क नहीं लेना था। तो रे ने डिफरेंट अप्रोच लिया। वो मिडिल क्लास वर्किंग पीपल के पास गया, जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, जिन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, और वहां उसने सक्सेस पाया। फर्स्ट फ्रेंचाइज डेस प्लेन्स इलिनॉय में ओपन हुई। रे पर्सनली वहां रहता था। वो एंश्योर करता था कि एवरीथिंग परफेक्ट हो, फ्राइज का टेस्ट एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसे मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने सिखाया था, बर्गर्स का क्वालिटी मेंटेन्ड हो, सर्विस फास्ट हो। पर यार, इनिशियल डेज बहुत टफ थे, फ्राइज प्रॉपर्ली नहीं बन रहे थे। रे के पास मैकडॉनल्ड ब्रदर्स का रिटन इंस्ट्रक्शंस थे, पर समहाउ टेस्ट मैच नहीं हो रहा था। फाइनली पता चला कि इशू था पोटैटोज स्टोर करने का तरीका। ब्रदर्स ने एक स्पेसिफिक मेथड यूज किया था जिससे स्टार्च कंटेंट चेंज होता था और टेस्ट परफेक्ट आता था। ये छोटी छोटी डिटेल्स रे को ऑब्सेस करती थीं, क्योंकि ये डिटेल्स ही मैकडॉनल्ड्स को स्पेशल बनाती थीं। स्लोली बिजनेस ग्रो कर रहा था। रे और फ्रेंचाइजेस ओपन कर रहा था, पर फाइनेंशियली वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा था। फ्रेंचाइज फीस से जो इनकम आ रही थी वो बेयरली कवर कर रही थी एक्सपेंसेस। सैलरीज, रेंट, सप्लाईज सब कॉस्टली थे। और यहाँ पे एंटर होता है हैरी सॉनेबॉर्न, एक फाइनेंशियल जीनियस। हैरी ने रे को एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। उसने कहा, रे, तुम्हारी रियल बिजनेस हैमबर्गर्स बेचने की नहीं है, तुम्हारी रियल बिजनेस रियल एस्टेट है। मतलब क्या? हैरी का प्लान था कि मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन खुद लैंड बाय करेगी या लीज करेगी जहां फ्रेंचाइज ओपन होगी। फिर वो लैंड फ्रेंचाइज ओनर्स को लीज पे देगी, रेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये मूव जीनियस था, क्योंकि अब मैकडॉनल्ड्स के पास दो इनकम स्ट्रीम्स थे, फ्रेंचाइज फीस और रियल एस्टेट रेंट। और रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन भी हो रहा था। ये डिसीजन अल्टीमेटली मैकडॉनल्ड्स को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये स्ट्रैटेजी टेक्निकली ब्रीच कर रही थी मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के साथ की एग्रीमेंट को, क्योंकि रे ने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया था कि वो फ्रेंचाइजिंग से ही इनकम करेगा, पर टेक्निकली रियल एस्टेट अलग बिजनेस था।
मैकडॉनल्ड ब्रदर्स खुश नहीं थे इस मूव से। टेंशन्स बढ़ रहे थे रे और ब्रदर्स के बीच। ब्रदर्स कंजर्वेटिव थे, वो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ चाहते थे, पर रे अग्रेसिव था, वो रैपिड एक्सपेंशन चाहता था। और अल्टीमेटली 1961 में रे ने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से कंपनी बाय कर ली। डील था $2.7 मिलियन। ब्रदर्स ने एक्सेप्ट कर लिया और अब रे कंप्लीट ओनर था मैकडॉनल्ड्स का। पर एक इमोशनल स्टोरी है यहाँ पे। डील में रे ने प्रॉमिस किया था कि ब्रदर्स को एनुअल रॉयल्टी मिलेगी सेल से, पर वो प्रॉमिस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, वो एक हैंडशेक डील थी और अल्टीमेटली वो रॉयल्टी कभी पेड नहीं हुई। ये रे क्रॉक की कंट्रोवर्शियल लेगेसी का पार्ट है। कुछ लोग कहते हैं उसने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को धोखा दिया, कुछ कहते हैं ये बिजनेस था, इमोशंस नहीं। जो भी हो, ये फैक्ट है कि रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स को जो बनाया वो मैकडॉनल्ड ब्रदर्स अकेले कभी नहीं बना पाते। अब मैकडॉनल्ड्स एक्सपैंड कर रहा था रैपिडली। 1960s के डेकेड में हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंचाइजेस ओपन हुई। रे पर्सनली इन्वॉल्व रहता था ऑपरेशंस में। वो सरप्राइज विजिट्स करता था फ्रेंचाइजेस में। वो चेक करता था कि क्लीनलीनेस मेंटेन हो रही है या नहीं, क्वालिटी कंसिस्टेंट है या नहीं। रे के लिए स्टैंडर्ड्स नॉन नेगोशिएबल थे। उसने एक मंत्रा बनाया, QCSV, क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड वैल्यू। ये 4 पिलर्स थे मैकडॉनल्ड्स के। कोई भी फ्रेंचाइज जो ये मेंटेन नहीं करती उससे क्लोज कर दिया जाता था। और ये स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करने के लिए रे ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, हैमबर्गर यूनिवर्सिटी। हाँ, सीरियसली, एक ट्रेनिंग सेंटर जहां फ्रेंचाइज ओनर्स और मैनेजर्स को ट्रेन किया जाता था। वो मैकडॉनल्ड्स वे सीखते थे, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, सब कुछ। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम रेवोल्यूशनरी था और आज भी हैमबर्गर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रेन होते हैं हर साल। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई आइकॉनिक मेन्यू आइटम्स जो आज मैकडॉनल्ड्स में हैं वो एक्चुअली फ्रेंचाइज ओनर्स ने इनोवेट किए थे। फिलेट ऑफ फिश, ये सिंसिनेटी के एक फ्रेंचाइज ओनर लू ग्रोन ने क्रिएट किया, क्योंकि उसके एरिया में कैथोलिक पॉपुलेशन ज़्यादा थी जो फ्राइडेज को मीट नहीं खाते थे। बिग मैक, ये पिट्सबर्ग फ्रेंचाइज ओनर जिम डेलेगैटी ने इन्वेंट किया। एग मैकमफिन, ये सैंटा बारबरा फ्रेंचाइज ओनर हर्ब पीटरसन का इनोवेशन था। रे इनकरेज करता था इनोवेशन, पर कंडीशन ये थी कि कोई भी न्यू आइटम इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रॉपर्ली टेस्ट करना पड़ता था। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और एडवर्टाइजिंग में भी मैकडॉनल्ड्स रेवोल्यूशनरी था। रे ने रियलाइज किया कि किड्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि किड्स इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली डिसीजंस। तो रोनाल्ड मैकडॉनल्ड कैरेक्टर क्रिएट किया गया। हैप्पी मील्स लॉन्च किए विद टॉयज, प्लेग्राउंड्स बनाए स्टोर्स में। ये स्ट्रैटेजीज ने मैकडॉनल्ड्स को सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, एक फैमिली डेस्टिनेशन बना दिया। 70s और 80s में मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल एक्सपैंड कर रहा था। कनाडा, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर कॉन्टिनेंट में मैकडॉनल्ड्स आ रहा था। पर हर कंट्री में चैलेंजेस थे, डिफरेंट टेस्ट्स, डिफरेंट रेगुलेशंस, डिफरेंट कल्चर्स। पर रे का फिलॉसफी था, कोर सिस्टम सेम रहेगा बट लोकल प्रेफरेंसेस अकोमोडेट करो। तो इंडिया में महाराजा मैकाई बीफ के जगह, मिडिल ईस्ट में हलाल ऑप्शंस, जापान में टेरियाकी बर्गर्स। रे क्रॉक अपनी सक्सेस के पीक पे फिजिकली वीक हो रहे थे। डायबिटीज, आर्थराइटिस सिवियर हो गया था, पर मेंटली वो शार्प थे। वो पैशनेट थे अपने बिजनेस के बारे में। वो कहते थे, आई एम नॉट इन द हैमबर्गर बिजनेस, आई एम इन द शो बिजनेस। मतलब उनके लिए ये सिर्फ फूड सर्व करना नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना था। 1974 में रे ने CEO पोजीशन छोड़ दी, पर वो इन्वॉल्व रहे। वो बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते थे, एडवाइस देते थे और अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे अपनी दूसरी पैशन में, बेसबॉल। रे ने सैन डिएगो पाड्रेस टीम खरीद ली और ओनर बन गए। पर मैकडॉनल्ड्स उसकी पहली और सबसे बड़ी लव थी। वो कहते थे, आई हैव वर्कड ऑल माई लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ एवरी मिनट ऑफ इट। 1984 में रे क्रॉक का डेथ हुआ, पर उनकी लेगेसी लिव करती है हर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में। आज दिगा 30,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स हैं वर्ल्ड वाइड। एनुअल सेल्स बिलियंस में है। पर रे की रियल अचीवमेंट नंबर्स में नहीं है। उनकी अचीवमेंट है कि उन्होंने एक इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर दी, फास्ट फूड को मेन स्ट्रीम बनाया, फ्रेंचाइजिंग को एक वायबल बिजनेस मॉडल बनाया, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पे स्टैंडर्ड सेट किए। अब मैं तुम्हें कुछ की लेसन्स बताता हूं रे क्रॉक की जर्नी से। पहला लेसन, एज डजंट मैटर, एटीट्यूड मैटर्स।
रे 52 साल के थे जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स फ्रैंचाइज स्टार्ट किया। वो रिटायर हो सकते थे, कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे, पर उन्होंने चूज किया स्ट्रगल करना, ग्राइंड करना और अल्टीमेटली $1 बिलियन एम्पायर बनाना। दूसरा लेसन, परसिस्टेंस इज एवरीथिंग। कितनी बार रे को रिजेक्शन मिला, कितनी बार फाइनेंशियल क्राइसिस आई, कितनी बार हेल्थ इश्यूज ने रोक दिया, पर उसने कभी गिव अप नहीं किया, वो ग्राइंड करता रहा। तीसरा लेसन, स्टैंडर्ड्स आर नॉन नेगोशिएबल। रे ऑब्सेसिव था क्वालिटी के बारे में। अगर एक फ्रैंचाइजी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही थी, वो क्लोज कर देता था, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, और यही एटीट्यूड ने मैकडॉनल्ड्स को ट्रस्टेड ब्रांड बनाया। चौथा लेसन, इनोवेशन विद इन फ्रेमवर्क। रे एनकरेज करता था क्रिएटिविटी, पर कोर सिस्टम चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बैलेंस इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो पर इनोवेशन को अलाउ करो। पांचवा लेसन, थिंक बिग, एक्ट सिस्टमैटिकली। रे का विजन था अमेरिका भर में, फिर वर्ल्ड भर में मैकडॉनल्ड्स खोलने का, पर उसने स्टेप बाय स्टेप काम किया। एक फ्रैंचाइजी परफेक्ट बनाई, फिर दूसरी खोली, सिस्टम्स डेवलप किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाई, सिस्टमैटिकली एम्पायर बिल्ड किया। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ शुरू करने के लिए लेट हो गए हो, या तुम रे क्रॉक से इंस्पायर होकर कुछ नया ट्राई करोगे? मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूंगा। रे क्रॉक की स्टोरी ये नहीं कहती कि ओवरनाइट सक्सेस पॉसिबल है, वो कहती है कि कंसिस्टेंट एफर्ट, अनवेवरिंग स्टैंडर्ड्स और नेवर गिव अप एटीट्यूड से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। रे अपनी लाइफ में कई बार फेल हुआ। पेपर कप्स बेचते वक्त स्ट्रगल किया, मल्टी मिक्सर्स बेचते वक्त 60% कमीशन देना पड़ा, हेल्थ इश्यूज फेस किए, फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस किया, पर वो हार नहीं माना। और जब वो 52 साल का था, वो एज जब लोग रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं, तब रे ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा वेंचर स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल हुआ, मैसिवली सक्सेसफुल। तो अगर आज तुम सोच रहे हो मैं तो 30 साल का हूं, अब क्या नया करूंगा, तो रे की स्टोरी याद करो। अगर तुम 40 साल के हो और करियर चेंज करना चाहते हो, तो रे की स्टोरी याद करो। एज सिर्फ एक नंबर है, रियल क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हारे अंदर वो ड्राइव है, वो परसिस्टेंस है, वो विलिंगनेस है ग्राइंड करने की? अगर हाँ, तो तुम्हारे अंदर भी एक एम्पायर बिल्ड करने की कैपेबिलिटी है। शायद तुम्हारा एम्पायर मैकडॉनल्ड्स जितना बड़ा ना हो, पर तुम्हारे स्केल पे, तुम्हारे फील्ड में तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। तो रेडी हो अपना मैकडॉनल्ड्स बनाना शुरू करने के लिए, चाहे वो लिटरली रेस्टोरेंट हो या फिगरेटिवली तुम्हारा ड्रीम बिजनेस। रेडी हो ग्राइंड करने के लिए, रेडी हो परसिस्ट करने के लिए डिस्पाइट रिजेक्शंस एंड फेलियर्स। तो स्टार्ट करो आज से। अपना आइडिया आइडेंटिफाई करो, अपना प्लान बनाओ, पहला स्टेप लो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, पर शुरू करो। क्योंकि रिमेंबर, रे क्रॉक भी एक 52 साल का ओल्ड स्ट्रगलिंग मिल्कशेक मशीन सेल्समैन था, और वो बन गया एक लेजेंड। तुम्हारे अंदर भी वो पोटेंशियल है, बस तुम्हें ग्राइंड इट आउट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू।